तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है इम्पीरियल पैलेस, जहाँ पर एम्परर की माँ एम्परर से कहती है, तो तुमने आज सू को देखा, मुझे बताओ कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। सू के बारे में सोचते हुए एम्परर कहते हैं, जैसे कि मुझे उम्मीद थी, सू कोई सिंपल लड़की नहीं है। साथ ही उनके दिमाग में चल रहा होता है कि सू तो दिलचस्प है, उसने मेरा ध्यान खींच लिया है। एम्परर की माँ कहती है, मेरे बेटे गद्दी पर बैठे हुए तुम्हें कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक तुमने अपनी कॉन्केबाइन्स नहीं चुनी, यहाँ तक कि तुमने तो अपनी एम्प्रेस भी नहीं चुनी। मुझे आखिर ग्रैंड चाइल्ड्स मिलेंगे भी कि नहीं। इम्पीरियल फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए किसी को चुनने का समय आ गया है। एम्परर सोचते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर से सीधा टकराना मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, तो क्यों ना इस मामले को शांति से सुलझाया जाए। एम्परर की माँ कहती है, अगर तुम सू को अपनी कॉन्केबाइन बनाते हो तो ये पक्का है कि प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे सामने कोई भी उतावलापन नहीं दिखाएगा। आखिर वो अपनी बेटी से इतना प्यार जो करता है। सू के बारे में सोचते हुए एम्परर कहते हैं, क्या मैं उसे अपनी कॉन्केबाइन बना लूं? ये तो सच में प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल करने का एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट सीन में अनाउंसमेंट होती है कि इम्पीरियल फरमान के तहत सू और बाकी की कई नोबल लड़कियों को प्रिंसेस के लर्निंग पार्टनर के तौर पर पैलेस में लिया जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं, रास्तों पर चलते हुए सू मन ही मन सोच रही होती है कि कल डैडी को लगा कि मैं उन 4 लड़कों के साथ अपने पुराने दिनों की तरह ही चल रही हूँ। उन्होंने तो लगभग घर को खत्म कर ही दिया था। कम से कम हम उन्हें आखिरकार शांत करके समझाने में कामयाब रहे। फिर हम देखते हैं सू को, जो कि तैयार होने के लिए सुबह 5 बजे उठी थी और 7 बजे उसका कैरेज इम्पीरियल पैलेस की ओर निकल पड़ा था। आधा दिन बीतने के बाद अब जाके वो यहाँ पहुँची है और उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। साथ ही सू के दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में आने के बावजूद भी मुझे इतना जल्दी उठना पड़ेगा। असल में ये तो इससे भी बदतर है। पहले तो मैं कम से कम 7 बजे तक उठती थी। वहाँ तो मैंने अमीरों के लिए गुलामी की और अब यहाँ एम्परर के लिए अपनी जवानी का बलिदान दे रही हूँ। मैं तो बस एक अमीर बिगड़ैल बेटी के रूप में अपना जीवन जीना चाहती हूँ। सू के ख्यालों को तोड़ते हुए सर्वेंट कहता है, मिस सू, आपका स्कूल यहाँ है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर ढेर सारी लड़कियाँ महंगे कपड़े पहने हुए अजीब सा मेकअप किए आपस में बातें कर रही होती हैं। इन सबको देखने के बाद तो सू को रोना ही आ जाता है कि क्या ये सब भी लर्निंग पार्टनर्स हैं? हर कोई यहाँ पर सज धज के आया है, कहीं ये ब्रोथल तो नहीं है ना? क्या इन लोगों को इस बात की चिंता नहीं कि प्रिंसेस इनसे गलत बातें सीखेंगी? ओह, मैंने अफवाहें सुनी थी कि एम्परर अपनी कॉन्केबाइन चुनने वाला है, इसीलिए तो ये सब ऐसे रेडी होकर आई हैं। बिना किसी मेकअप और सादे कपड़ों में सू के वहाँ एंटर करते ही सबकी नजरें उस पर आ जाती हैं। सारी लड़कियाँ तो गुस्सा करने लगती है कि यही है वो पावरफुल सू। ये तो सच में ही उतनी सुंदर है जितना कि लोग कहते हैं, लेकिन उसने सादे कपड़े क्यों पहने हैं? एम्परर जल्द ही आने वाले हैं। बाकी की लड़कियाँ गुस्सा करते हुए कहती है, एम्परर का ध्यान खींचने के लिए वो हम सब में अलग दिखना चाहती है। सू की भी मन ही मन फट रही होती है कि इन सब का ध्यान मुझ पर क्यों आ गया है। अपने लिए इनकी आंखों में नफरत में महसूस कर सकती हूँ। तभी सर्वेंट अनाउंसमेंट करता है कि एम्परर और एम्परर की माँ यहाँ पर आ रहे हैं। सभी लोग उन्हें अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए झुक जाते हैं और वहाँ पर एंट्री होती है एम्परर और उनकी माँ की। सू भी मन ही मन खुश हो रही होती है कि बहुत खूब, आखिरकार एम्परर अपनी इम्पीरियल पोशाक में आ गए, ये इतना खराब भी नहीं है। एम्परर की माँ खांसते हुए एम्परर का ध्यान खींचती है और मन ही मन सोचती है कि लगता है कि इसे सू में इंटरेस्ट है। फिर तो एम्परर कहते हैं, आज के इम्पीरियल पैलेस आप ब्यूटीफुल लेडीज की वजह से और भी ज्यादा गौरवान हो गया है। प्रिंसेस के लर्निंग पार्टनर बनने की आपकी इस जर्नी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इम्पीरियल पैलेस के लिए आप लोग जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं इसका आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे देश के लिए अच्छे काम करेंगे। इसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये सुनते ही सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, योर हाइनेस, हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। अचानक एम्परर सू की ओर बढ़ने लगते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। सू भी उनका हाथ पकड़ लेती है और मन ही मन कहती है, सबके सामने ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि लोगों का ध्यान मुझ पर आ जाए, और यही होता भी है। सभी लड़कियां गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, आखिर एम्परर का ध्यान उस अकेली पर क्यों है? सू हमेशा ही हमारे रास्ते में आ जाती है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सू भी मन ही मन सोच रही होती है, तुम्हारी वजह से सभी लोग मुझसे ईर्ष्या नफरत पाल रहे हैं।
फिर तो एम्परर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, सो मैं तुमसे अच्छे परफॉर्मेंस की आशा करता हूँ। साथ ही उनके दिमाग में चल रहा होता है कि माँ सही है। सू को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाकर प्राइम मिनिस्टर से मुकाबला करना सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हो सकता। मुझे सू के इच्छा के अनुसार खुद को बनाते हुए उसे एक बड़े लेवल की कॉन्क्यूबाइन बनाने की जरूरत है। यही एक अचूक तरीका है सू और प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल करने का। इधर तो सू को सदमा लग जाता है कि कहीं इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, क्या उसने सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। वैसे जब मैंने नॉवेल लिखा था तो मैंने उसमें एम्परर का तो जिक्र भी नहीं किया, फिर ये मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गया है। नेक्स्ट सीन में सारी लेडीज अपना अपना ग्रुप बनाकर इधर उधर की बातें कर रही होती हैं और वहाँ ही मौजूद हमारी अकेली सू मन ही मन सोच रही होती है, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एम्परर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। असल में वो तो बस मुझे अलग थलग करना चाहता है। फिर तो सू भुक्कड़ों की तरह खाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आते हुए कहता है, कहीं ये प्राइम मिनिस्टर की गंदी बेटी तो नहीं। सू तो चौंक जाती है, लेकिन उसकी शक्ल देखने के बाद मन ही मन कहती है, बकवास, क्या ये थाईलैंड से आया है? इसके बालों का कलर कितना अजीब है। जरा रुको, अगर मुझे ठीक से याद है तो ये लेडी बॉय राइट्स के डिप्यूटी मिनिस्टर का बेटा वांग यूलांग है। क्योंकि ये काफी सुंदर था इसीलिए ओरिजिनल सू इसके साथ कुछ समय के लिए जुड़ गई थी। असल में तो वो एक पुराना लवर है। फिर तो हमारी सू का दिल करता है कि वो ओरिजिनल सू को मारे और पूछे कि क्या सच में तुम किसी भी गंदगी के साथ जुड़ जाती हो? अब तुम्हारे इस कचरे को मुझे ही साफ करना पड़ेगा। अचानक वांग यूलांग सू के गले पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो, जैसे कि तुम्हारी उम्र कुछ और अधिक हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि तुमने मुझे अपने साथ नहीं रखा। तो क्यों ना आज रात हम अपने खोए हुए समय की भरपाई करें। लेकिन सू तो उसकी चोंच उसका मुंह ही पकड़ लेती है और कहती है, अपना मुंह साफ रखो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने किसी गंदगी साफ करने वाले से बोलना सीखा है। तुम्हें सही सबक सिखाने के लिए मुझे समाज की ओर से तुम्हारी पिटाई करनी चाहिए। आखिर तुम मुझसे ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो। वहाँ मौजूद सारी लड़कियाँ हैरान होती है और वांग यूलान अपनी आंख और नाक बहाते हुए सोच रहा होता है कि वो मुझ पर हमला क्यों कर रही है। वो खुद भी तो मुझसे ऐसी बातें ही कहती थी। डर में वांग यूलान को चीखते देख सू उसे दूर ढकेल कर अपना हाथ पोंछते हुए कहती है, कितने घिनौने हो तुम। गिरने के बाद दिल टूटे आशिक की तरह वांग यूलान गुस्से से कहता है, सू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्या तुम मेरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाना चाहती हो? सू कहती है, कौन सी रेपुटेशन? ना ही तुम्हारे पास कोई पावर है, बल्कि तुम तो अपने फादर से दूर भी हो। इसके अलावा मेरे सामने तुम्हारे फादर को भी अपना सिर झुकाना होगा। साथ ही सू के दिमाग में चल रहा होता है कि मैं असली सू नहीं हूँ और इस समय हम इंपीरियल पैलेस में हैं, इसीलिए अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो मेरे फादर को ही पनिशमेंट मिलेगी। मुझे ये मामला खुद ही अच्छे से सुलझाना होगा। खैर वांग यूलान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी कोई कहता है, माय लॉर्ड प्लीज रुक जाइए। ये कहने वाला लड़का सू के आगे आ जाता है और कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्लास का समय हो गया है, मास्टर सभी को बुला रहे हैं, इसीलिए प्लीज कोई परेशानी पैदा मत कीजिए। सू तो उस लड़के को देखकर हैरान हो जाती है कि क्या ये लड़का, अरे नहीं, ये तो क्वीन देश का प्रिंस चू जिउगे है। जब मैंने ये नॉवेल लिखा था तो मैंने इस इंसान को पहले एम्परर यिंग झेंग के ऊपर लिखा था। जैसे उनकी लाइफ मुश्किल भरी थी वैसे ही इसकी भी। जब ये 3 साल का था तो उसे बंधक के रूप में हमारे इस देश क्वींसलैंड में भेज दिया गया था। यहाँ तक कि इसने तो सालों तक इनुच और सर्वेंट्स के गंदे बिहेवियर को झेला है। मुझे याद है कि नॉवेल में आगे चल के क्वीन देश में तख्ता पलट होगा और सभी प्रिंस मर जाएंगे। उसके बाद इस प्रिंस को वापस बुलाया जाएगा और इसे क्राउन प्रिंस की पदवी दी जाएगी। 1 साल से भी कम समय के अंदर ये क्वीन देश का एम्परर बन जाएगा। उसके बाद तो ये अपनी अच्छी मिलिट्री पावर्स और पॉलिटिक्स के दम पर क्वीन देश को सबसे मजबूत देश बना देगा। वैसे मैं तो ये भूल ही गई थी कि प्रिंस चू जिउगे को पहले सू द्वारा ही इंसल्ट झेलनी पड़ी थी। यहाँ तक कि कांगलान टी पार्टी के सबसे मजबूत समर्थकों में से भी ये एक था। तभी हम देखते हैं वांग यूलान प्रिंस को लात मारता है और सू ये देख घबरा जाती है कि क्या उस आदमी ने नर्क के एम्परर को लात मारी है। वैसे तो अभी प्रिंस कमजोर है, मुझे डर है कि वांग यूलान इस पर भारी पड़ेगा। प्रिंस कहता है, मैं आपकी सजा स्वीकार करता हूँ लॉर्ड। उसके बाद तो वांग यूलान प्रिंस के कंधे पर अपना पैर रखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर ही गुस्सा आ जाता है। तुमने मेरे जूते गंदे कर दिए हैं तो अब मेरे सामने घुटने टेको और इसे चाट कर साफ करो।
ये सुनते ही सू वांग यूलान को एक लात मारती है, जिससे कि बेचारे वांग यूलान के पैर पर सूजन हो जाती है और उसका पैर भी टूट जाता है। फिर तो सू प्रिंस के आगे आते हुए बड़े ही डरावने वे में कहती है, तुम नहीं चाहोगे कि सभी को क्लास में जाने में देर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो एम्परर इसकी जांच करेंगे और उनके परिणामों को संभालने के लिए तुम तैयार हो जाना। वांग यूलान रोते हुए कहता है, सू क्या तुम पागल हो गई हो? सू कहती है, मैं एक समझदार लेडी हूँ और अपने सामने ऐसे ही किसी को बुली होते नहीं देख सकती। हमें सभी के साथ अच्छा और समान बिहेव करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो हमारे न्यू कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है, जो कि क्वीन देश का प्रिंस है और उसका नाम चो ज्यूगे है। असल में ये एक बंधक प्रिंस के रूप में क्वींसलैंड में रह रहा है। पहले के जमाने में छोटे मोटे देश किसी बड़े देश के अंडर आ जाते थे और उन्हें अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने प्रिंस या प्रिंसेस को उनके देश में भेज देते थे। तो आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा वो कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।